वेलकम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एमडी कैट का टेस्ट डिस्कस करेंगे। T6 के नाम से है ये। फिजिक्स में हमारा जो पार्ट 2 के टॉपिक्स हैं दो, वो हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है, when the area vector is perpendicular to the magnetic field, what is the value of magnetic flux? फाइव बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इमेजिन करें कि ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो सरफेस है वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। और ये थीटा किस किस के दरमियान एंगल है? दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, जो इस वक्त कितना है, 90। और अगर ये एंगल 90 होगा तो आप जानते हैं cos 90 क्या होगा, जीरो। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। 82 में कह रहा है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल स्पीड्स कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, द अल्फा पार्टिकल्स पाथ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है पाथ का टेढ़ापन। इसके लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम फिगर में तो आपको एक छोटा सा मैंने एक आइडिया दिया है कि अल्फा पार्टिकल जो है ये बड़े सर्कल में घूमेगा, लेकिन इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं वो इस तरह से। ये तो हम जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 के एंगल पे भेजा जाए तो उसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को मिल गई, जिसकी वजह से उसने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया, राइट। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे क्यू वी बी साइन ऑफ। अब चूंकि 90 का एंगल है तो साइन 90 हो गया। राइट साइड पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख लें, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसमें साइन 90 आप जानते हैं वन, वो वन हो गया। वी, एक वी इस वी से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू बी और राइट हैंड साइड पे एम वी डिवाइडेड बाय आर रह गया। अब आर को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो इस तरह से आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप देखें v और b तो सेम था। इसका मतलब है हम कह सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिवाइडेड बाय चार्ज। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, आपसे भी उसने अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछा है कंपेयर टू प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास भी प्रोटॉन से डबल होता है और चार्ज मास 4 टाइम्स होता है और चार्ज डबल। अगर आप 4 और 2 की रेशियो को सॉल्व करें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ पाथ फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के पाथ के मुकाबले में इसके पाथ का रेडियस कितना है, 2 टाइम्स। सो रेडियस बड़ा होने का क्या मतलब है, सर्कल बड़ा है। सर्कल बड़ा होने का क्या मतलब है, कर्वेचर कम है। कर्वेचर कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बीटा, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। 83 में आ जाएं। 83 में कह रहा है चार्ज पार्टिकल विल पास स्ट्रेट थ्रू द वेलोसिटी सिलेक्टर फॉर विच। अब हमने बताना है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर में से सीधा पास करेगा। तो हम वेलोसिटी सिलेक्टर को इमेजिन कर लेते हैं। अब देखें इसमें जो वेलोसिटी सिलेक्टर इस फिगर में हमें नजर आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है या इनटू द पेपर है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को देखें तो उसको हम लेफ्ट साइड से एंटर करवा रहे हैं, उसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और राइट हैंड रूल को यूज करते हुए अगर आप सोचें तो क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड की फिंगर्स को दाएं तरफ करें और इनटू द पेपर रोटेट करें
तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस फिगर के मुताबिक अपवर्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रही है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगी, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं जो मैंने इस फिगर में शो किए हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा ये। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी क्यू वी बी साइन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास करेगा, जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फोर्स, अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अब जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास करना चाहता है, जाहिर बात है वो वही वाला चार्ज पार्टिकल होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर दैट पार्टिकल वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने लिखा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मैं क्यू ई लिख देता हूं, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ एंगल कितना था? 90 का। साइन 90 की जगह 1 आ गया, एक क्यू दोनों तरफ कैंसिल हो गया, सो इस तरह से E इज इक्वल टू वी बी आ गया। ठीक है, अब यहां से आप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, v इज इक्वल टू ई ओवर बी। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ई और बी के रेशियो के इक्वल होगी वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। अब जारी बात है, अगर किसी की वेलोसिटी इस रेशियो से ज्यादा होगी तो कौन सी फोर्स बढ़ेगी? जाहिर बात है मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, जो फिगर में भी मैंने शो की हुई है। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ बेंड होगा। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेशियो से कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगी। मैग्नेटिक फोर्स कम होगी तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट होगी तो चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। सो ये सारा कुछ फिगर में हमने शो किया। गिवन ऑप्शंस के मुताबिक हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है E इज इक्वल टू वी, ये वाला। इसके बाद 84 में कह रहा है इफ अ 1 टेस्ला फील्ड इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर whose normal vector lies at the angle 60 degree with the field, then the resulting flux will be। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, phi b इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ, एंगल यहां पे उसने शो किया हुआ है वेक्टर एरिया के साथ 60 डिग्री। बी की वैल्यू है 1 टेस्ला, एरिया है 2, और cos 60 भी आप जानते हैं 1/2 होता है। इसका मतलब है फाइनली 1 वेबर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है अल्फा। 85 में कह रहा है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज मैक्सिमम एंड देन इट इज रिवर्स्ड, व्हाट वुड बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आपको करवा चुका हूं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, लेट्स सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक वक्त में मैक्सिमम है और वो है बी ए, इसका मतलब क्या होगा कि फर्ज कर लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और रास्ते में ये सरफेस पड़ा हुआ है और इसका वेक्टर एरिया ये है। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 है जिसकी वजह से फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूं इस तरह से कि दोबारा घूमने के बाद 180 डिग्री रोटेट करने के बाद दोबारा कॉइल ऐसे ही हो जाए, तो दोबारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी बी है। सो फ्लक्स को रिवर्स करने का मतलब ये है कि हमने कॉइल को 180 डिग्री रोटेट की। ये बात मैंने आपको पहले एक दफा बताई थी कि पर 90 डिग्री रोटेशन पे 90 डिग्री रोटेशन पे आपने याद रखना है कि चेंज इन फ्लक्स होता है बी ए। अब यहां रोटेशन कितनी हो रही है? 2 दफा 90 डिग्री, यानी रिवर्स किया जा रहा है। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स फिर अब क्या होगा? टोटल चेंज इन फ्लक्स इन दिस केस अब ये हो जाएगा 2 बी ए, और ये टोटल कितनी रोटेशन हो रही है? 180 डिग्री रोटेशन। इस तरह से आपका आंसर हो गया चार्ली। 86 में कह रहे हैं कंसिडर अ कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट change in magnetic flux is maximum, then for 270 degree of rotation net change in magnetic flux would be। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि पर 90 डिग्री रोटेशन आपने मिनिमम वैल्यू याद रखनी है और उसके मुताबिक आपने बाकी क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब 270 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या है कि 90 डिग्री आपने 3 दफा रोटेट किया, पर 90 डिग्री बी ए था, तो 3 दफा 90 डिग्री यानी 270 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा?
3 BA ठीक है। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स आपका आ गया BA एक 90 का, अगला BA दूसरे 90 का, और फिर BA तीसरे 90 का। तो आपने इसमें न्यूमेरिकल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही याद रखना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर 180 डिग्री रोटेट करके कॉइल वापस घूम के अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन पे आ जाती है तो फ्लक्स का चेंज जीरो है, ऐसा नहीं है। फ्लक्स का चेंज मुसलसल हो रहा होता है। कुछ लोगों को लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स की वजह से ये कंफ्यूजन होती है कि फ्लक्स का चेंज अगर रोटेशन करके वापस उधर ही आ जाएगा कॉइल तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 87 पे आ जाए। मैग्नेटिक फोर्स परफॉर्म्स जीरो वर्क if charged particle is entering in the field at an angle। अब ये बात याद रखें कि चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा और अगर उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यानी अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्ड आ जाए तो फिर जारी बात है चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे आएगा। अगर तो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क करती है। उसकी रीजन क्या है? हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट्स के अंदर V वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है जारी बात है वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू आ रही है। आप जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू जो भी वेक्टर आंसर के तौर पे आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होता है जिनका वेक्टर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी कह सकता हूं ये मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है। और अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो तो आप जानते हैं उस फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है? जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो इफ देयर इज मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल चाहे किसी भी एंगल पे आ रहा है, बस एंगल ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स लगे। मैग्नेटिक फोर्स जब भी लगेगी वो जीरो वर्क ही करेगी। 88 में कह रहे हैं सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉरेंट्ज फोर्स। जैसे आपने यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर में देखा था, तो अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को ऐड करेंगे जो भी आंसर आएगा उसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे। 89 में कह रहा है फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ वर्क डन बाय लॉरेंट्ज फोर्स इज 20 जूल्स देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए याद रखें लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का सम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो वर्क करती है। इसका मतलब है सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी। तो जो लॉरेंट फोर्स का टोटल वर्क है जो गिवन ऑप्शन क्वेश्चन में स्टेटमेंट में उसमें बताया 20 जूल्स, ये सारा का सारा वही वर्क है जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया। सो इक्वल टू 20 जूल्स। 90 में कह रहा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल मस्ट रिमेन कांस्टेंट। याद रखें पहली बात तो ये कि अगर अक्रॉस का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना तो एंगल जीरो है ना 180 है। इसका मतलब है कंफर्म है मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अगर तो कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन करती है, इसीलिए इसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज करती है। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है वर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो आप जानते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क कर रही है इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब है मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी, जो आपका करेक्ट आंसर है। 91 में कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका ये फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एफ वुड बी इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब जानते हैं साइन फंक्शन मैक्सिमम आंसर किस एंगल पे देता है? 90 डिग्री पे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।
92 में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को इमेजिन कर रहा हूँ, लेट सपोज ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन ये स्टोरी मैग्नेट से बाहर की है। अगर मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एग्जैक्ट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा में लिखा हुआ है लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द लाइंस आर कर्व्ड भी हो सकती हैं। लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर, ये भी ठीक लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर वेयर द लाइंस आर क्लोजेस्ट, ये गलत लिखा है, क्योंकि लाइंस जहां क्लोजेस्ट होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहां लाइंस के दरमियान फासला ज्यादा होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगी। डेल्टा गलत लिखा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा। 93 में कह रहा था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट तो टेस्ला होता है। आप इसका अगर दूसरा यूनिट निकालना चाहते हैं वेबर की फॉर्म में, तो वो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये यूनिट हमने कहां से बनाया है, यहां से। मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 93 के बाद 94 है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज लाइंग ऑन xy plane, a magnetic field of 5 tesla is established along x axis, if magnetic field is made double then magnetic flux will be। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखें, अभी आप मुझे ये बताएं कि कॉइल किस प्लेन पे पड़ी हुई है। उसने बताया कॉइल पड़ी है एक्स वाई प्लेन पे, जो मैंने फिगर में भी शो किया है यहाँ पे। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ऊपर ये वर्टिकल है जी एक्सिस। ये 3D फिगर आपको नजर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब नोट करें, अगर मैं इस कॉइल का वेक्टर एरिया निकालने की कोशिश करूं तो वो ऊपर की तरफ होगा। वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल आ रहा है, 90 का। तो इसका मतलब है फ्लक्स तो इस वक्त जीरो है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो इस वक्त जीरो है, यानी वेक्टर एरिया के साथ 90 एंगल cos 90 जीरो हो गया, सो फ्लक्स जीरो। अब फ्लक्स जीरो है, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करें, 4 टाइम्स करें, जितना मर्जी करें, फ्लक्स ने तो जीरो ही रहना है। फ्लक्स तो सिर्फ तब चेंज होगा जब आप इस कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। सो इस वक्त हम कहेंगे फ्लक्स सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। 95 में कह रहे हैं टू कॉइल्स, वन स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एंड अदर सर्कुलर ऑफ साइड 1 मीटर ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक कॉइल स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ 1 मीटर है, दूसरी कॉइल की शक्ल है सर्कुलर और उसके रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह रखी हुई है कि फ्लक्स मैक्सिमम हो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द फ्लक्स वुड बी ग्रेटर। अब इमेजिन करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इनके अंदर आपने दो कॉइल्स को ऐसे रखना है कि हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिले। जारी बात है, हम जानते हैं कॉइल को इस तरह से रखेंगे, ये फर्ज कर लें स्क्वायर कॉइल है और ये सर्कुलर कॉइल है, कॉइल्स को ऐसे रखें फिर ही फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है ना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दोनों का फ्लक्स मैक्सिमम है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है दोनों में से किसका फ्लक्स ज्यादा है। उसके लिए हमें फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बी ए। दोनों के वेक्टर एरिया के साथ तो एंगल सेम है, सो एंगल थीटा के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है। कॉज ऑफ जीरो है, कॉज जीरो 1 है। हमारे पास बी और ए, ये दो चीजें। अब इसमें देखें मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है एक साइड की लेंथ का स्क्वायर, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जी, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालें, उसकी साइड की लेंथ थी 1, 1 का स्क्वायर, बात खत्म हो गई। अगर आप सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पाई की जगह 3.1 लिखना पड़ेगा, रेडियस की जगह 1। तो सर्कल का एरिया आप नोट करें ज्यादा आ रहा है, सर्कल का एरिया ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है सर्कल में से फ्लक्स भी ज्यादा पास कर रहा होगा।
सो सर्कुलर कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट वुड बी मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप स्क्वायर की बात करें उसका तो एरिया 1 आ रहा था ना, वो तो हमारे मुकाबले से ही आउट हो गया। 96 में कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ गिवन रीजन इज मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन जीरो। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास कर रहा है किसी रीजन में, क्या उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? तो आप एक काम करें, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग सकती है उसका फॉर्मूला देखें, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये मैं मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये फोर्स जीरो तब होती है जब एंगल या तो 180 हो या जीरो हो। अब चार्ज पार्टिकल का किसी भी रीजन से स्ट्रेट पास करने का टेक्निकली मतलब तो यही है, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा हो या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हो। सो इस बात की गारंटी हमें नहीं मिलेगी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो चार्ली इज द बेस्ट आंसर। 96 में कह रहे हैं एन एक्सटेंशन वायर इज पुट अंडर द कारपेट इन अ बेडरूम, a man can tell whether this wire carries a current or not without touching the wire using a strange device. What kind of device it is? यानी क्वेश्चन कुछ यूं है कि लाइक आप इमेजिन करें आपके रूम के कारपेट के नीचे से कोई वायर गुजर रही है, एक्सटेंशन वायर है। आप उसको हाथ लगाए बगैर या किसी मीटर को उसके साथ कनेक्ट किए बगैर कैसे बता पाओगे कि इसके अंदर से करंट पास कर रहा है या नहीं? इसका एक ही सिंपल सा आंसर है। आप क्या करेंगे, आप कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है, इसको कारपेट के ऊपर ही उस जगह पे जिस जिस जगह से वायर गुजर रही थी उसके बस ऊपर ऊपर रख के चेक करें। अगर कहीं भी आपको बार मैग्नेट जो कंपास का है उसके अंदर डिफ्लेक्शन फील होती है, इसका मतलब है वाकई ही इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी पैदा होगी ना जब वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? मैग्नेटिक कंपास। 97 के बाद है 98। 98 में कह रहा है जी टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वायर्स पैरेलल है। अब जरा सोचें, अगर मैं ये जो लेफ्ट साइड वाली वायर है इसमें देखूं तो करंट इनटू द पेपर जा रहा है। आप थंब को इनटू द पेपर करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ ये डायरेक्शन होगी, यानी वायर के ऊपर से दाईं तरफ और नीचे से ऑब्वियसली ये बाईं तरफ है। अगर आप राइट साइड वाली वायर की बात करें तो थंब को आप, करंट अब आपकी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो थंब को आप आउटवर्ड करें तो राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो कुछ यूं डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। यानी थंब को आपने इस करंट की डायरेक्शन में करना है। अब आप नोट करें, इसमें वायर के ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ है और नीचे से राइट साइड की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। दरमियान वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। और किनारों पे जाहिर बात है वो वीकर होगी। और याद रखें फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ लगती है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 99 में कह रहा है पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ड्यू टू। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं, क्यों? क्योंकि दरमियान में स्ट्रॉन्गर रीजन अपीयर हो जाता है। इसी तरह पैरेलल करंट्स की अगर बात की जाए तो दरमियान में वीकर रीजन अपीयर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में वीक हो जाती है। इमेजिन करें इन दोनों वायर्स में करंट इनटू द पेपर जा रहा है। करंट अगर इनटू द पेपर जाएगा तो आप थंब को इनटू द पेपर करें और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की इस तरह होगी, और जो दाएं तरफ वाली वायर है इसमें भी इनटू द पेपर करें तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं होगी। यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है। अब आप देखें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब है दरमियान वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड। और दरमियान में अगर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो किस वजह से अट्रैक्शन है? क्योंकि वायर्स के दरमियान वीकर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी है। 100 में कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इन सच अ पोजीशन टू अचीव मैक्सिमम फ्लक्स। इफ एरिया इज मेड हाफ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेड 4 टाइम्स देन न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो कंडीशंस है यहाँ पे। एक तो उसने ये बता दिया कि फ्लक्स मैक्सिमम हम ले रहे हैं, उसके बाद उसने बोला एरिया को हमने हाफ किया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने 4 टाइम्स किया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन
आप मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला लिखें, phi b is equal to ba cos ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए cos 01। अब आपके पास बचा ba। मैग्नेटिक फील्ड को आपने किया है 4 टाइम्स, एरिया को आपने किया है हाफ। अब इसको इससे कैंसिल करें, बाकी बच गया 2। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है, यानी डबल। चार्ली 101 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। सो बड़ा सिंपल आंसर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा। 102 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखें, यहां दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अल्फा और चार्ली। अल्फा में लिखा है अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स और चार्ली में लिखा है अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखें, लेंज़'s लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में आएगा कि वो अपने पैदा करने वाली वजह को अपोज करेगा, और वजह क्या है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? चार्ली। 103 में कह रहा है a metal ring is falling on the bar magnet as shown in the figure. When viewed from above, direction of induced current in the ring would be। अब इससे पहले कि हम आंसर करें, हम इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। इमेजिन करें, देखिए उसने बोला है कि आपने ऊपर से व्यू करना है, व्यूड फ्रॉम अबव, यानी आप यहां से देख रहे हैं, ये आपकी आंख है, ठीक है, यहां से आप व्यू कर रहे हैं टॉप से। अब टॉप से व्यू करने पे अब आपने ध्यान से मेरी बातें सुननी है। देखिए ये रिंग नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब है कॉज ये है कि रिंग नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, या दूसरे अल्फाज में नॉर्थ पोल रिंग की तरफ जा रहा है। इसको अपोज करने के लिए रिंग के अंदर इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि नीचे लाइक पोल बने, ताकि वो नॉर्थ पोल को अपने तरफ आने से रोके। हम जानते हैं लाइक पोल रिपेल करते हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर साउथ पोल बनेगा। अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। आप टॉप से देख रहे हैं, अगर आप टॉप से देखेंगे तो इमेजिन करें रिंग आपसे अवे जा रही है। टॉप से देखने पे नॉर्थ पोल आपसे अवे बना या आपकी तरफ बना? देखें, साउथ पोल आपकी तरफ बना, नॉर्थ पोल आपसे अवे बना। अब आपने राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखें, नॉर्थ पोल आपसे अवे है, तो आप अपने राइट हैंड के थंब को अपने से अवे कर लें, यानी इनटू द पेपर। अवे का मतलब आप क्या लेते हैं? इनटू द पेपर, यानी थंब को इन टू द पेपर करें, यानी अपने से अवे करें। तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेंगे। कौन सी डायरेक्शन शो करेंगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन एग्जैक्टली ऐसे बनेगी, ठीक है। टॉप से देखने पे आपको करंट कैसा फील होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको आपने बकायदा परफॉर्म करके, इमेजिन करके, फिर आपने इसका आंसर करना है। फिगर से देख के, क्योंकि ये 3D फिगर है, फिगर से देख के हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जिस मेथड से मैंने आपको समझाया है उस तरह आपने इसे परफॉर्म करना है। 104 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 में एक्सेलरेशन ऑफ द मेटल रिंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखें पिछले क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। यहां हमने कहा था कि नीचे नॉर्थ पोल बनेगा, जारी बात है फिर रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अगर रिपल्शन होगी तो ऑब्वियसली रिपल्शन होने की वजह से वो जो कॉइल है वो अपने वेट से कम फोर्स की वजह से नीचे आएगी, क्योंकि उसके वेट को अपोज करने के लिए एक रिपल्शन वाली फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। सो पहले तो वो फ्रीली अगर फॉल करती थी तो वो जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रही थी, लेकिन अब चूंकि एक ऑपोजिशन का उसे सामना है, तो इसका मतलब है नेट फोर्स कम हो गई है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज हो गया, राइट। सो एक्सेलरेशन वुड बी लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, बीटा। नेक्स्ट है 105। 105 भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मेटल रिंग के ऊपर कट लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको इस जगह पे कट नजर आ रहा है, मेटल रिंग पे कट लग गया, देयर वर अ कट इन द रिंग सच दैट द लूप इज नॉट कंप्लीटेड। अब जारी बात है, अगर कट लगा हुआ है तो करंट, इंड्यूस करंट तो फ्लो करने का रास्ता पूरा नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कॉज को अपोजिशन भी नहीं मिलेगी, नीचे जो नॉर्थ पोल बन रहा था अब नहीं बनेगा, अब कुछ भी नहीं होगा। अब ये रिंग फ्री फॉल करके नीचे आएगी अपने नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, दैट इज इक्वल टू जी।
106 में कह रहा है अ लूप मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी मैग्नेट द इंड्यूस्ड करंट विल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक लूप है जो स्टेशनरी मैग्नेट से अवे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो कॉज क्या है कि लूप स्टेशनरी मैग्नेट से अवे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा चेंज हो रहा है कि कॉइल के इस तरफ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, ताकि वो इसको अवे जाने से रोके, और इस तरफ नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और फिर कॉज को अपोजिशन मिलेगी। यानी अगर आप लूप को अवे मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा, अनलाइक पोल, ताकि अवे वाली जो मोशन है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्राइज टू स्टॉप द लूप। 106 का आंसर क्या हुआ कि इंड्यूस करंट क्या करेगा, लूप की मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। 107 वोल्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप पावर का बेसिक फॉर्मूला देखें, P इज इक्वल टू वी आई। ओह, ये तो पावर का फॉर्मूला है ना, यहाँ पावर का फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम चलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला को जरा देखें। बेसिक फॉर्मूला, नेगेटिव साइन को चाहे लिखें या ना लिखें, फैराडेज लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन को लिख लें, चले, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने 1 कंसीडर कर लिया, उसका तो कोई यूनिट भी नहीं होता। यहां से डेल्टा फाई बी या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा टी। अब आप जरा यूनिट बनाएं, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट है, टाइम का सेकंड है, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हुआ, वेबर यानी चार्ल्स। 108 में कह रहा है कंडक्टिंग कॉइल इज बीइंग मूव्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन जीरो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी, इमेजिन करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, और आपने कॉइल को कैसे रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये कॉइल है, इस तरह से ये कॉइल पड़ी हुई है, मैं कलर थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूं, ये कॉइल है, और कॉइल का जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल पे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल का वेक्टर एरिया कितने एंगल पे है, जीरो एंगल पे, यही बात उसने की है। वो कह रहा है कि कॉइल को आपने जहां भी लेके जाना है इसी हालत में लेके जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल जीरो ही रहे। यानी वो ये कहना चाह रहा है कॉइल अगर इधर भी आ गई है तो वेक्टर एरिया का एंगल वही है। अब सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल चेंज नहीं होगा तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, cos 0 1 हो गया, चले फ्लक्स मैक्सिमम है, अब फ्लक्स थ्रू आउट मैक्सिमम ही रहेगा। तो अगर फ्लक्स मैक्सिमम ही रह रहा है यानी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो तब ही पैदा होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। सो इसका आंसर है अल्फा। 109 में कह रहे हैं इन क्वेश्चन 108 मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल वुड रिमेन, यही बात अभी हमने पीछे की है, यहाँ देखें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट क्या रहेगा, मैक्सिमम, यानी बी ए रहेगा, चेंज ही नहीं हो रहा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैक्सिमम यानी बीटा, ठीक है बच्चों, बीटा। 110 में कह रहा है इन क्वेश्चन 108 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल वुड बी, सिंपल सी बात है, अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, चेंज इन फ्लक्स जीरो ही रहेगा, अल्फा, ठीक है। 111 में कह रहे हैं नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल देन दैट फेस ऑफ कॉइल विल डेवलप। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बात याद रखें, अगर कोई भी पोल टूवर्ड्स मूव किया जा रहा है तो फिर उस कॉइल की उस तरफ सेम पोल बनेगा और दूसरी तरफ ऑपोजिट पोल बनेगा, ठीक है। अगर कोई भी पोल अवे मूव किया जा रहा हो तो फिर लेट सपोज मैं इस नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहा होता तो फिर इस तरफ साउथ बनना था और इस तरफ नॉर्थ बनना था, ठीक है। तो यही लेंसेज लॉ की स्टेटमेंट है, यही उसका कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा था, मूव टूवर्ड्स, टूवर्ड्स है तो लाइक पोल बनेगा ताकि अपोजिशन हो, अगर अवे होता तो अनलाइक पोल बनना था ताकि कॉज को अपोजिशन करने के लिए उसको वो अवे जाने से रोके, राइट। 112 में कह रहा है which of the following is the application of Faraday's law of electromagnetic induction,
देखिए एसी जनरेटर तो है ही, ट्रांसफार्मर भी है, सेल्फ इंडक्शन भी है, म्यूचुअल इंडक्शन भी है। याद रखें हर वो कॉन्सेप्ट या हर वो टॉपिक जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज करने की वजह से पैदा हो रही है, ऑब्वियसली वो फैराडेज लॉ की ही एप्लीकेशन है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 113 में कह रहे हैं इन विच द फॉलोइंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड डायनामिकली। डायनामिक का मतलब क्या है? मोशन। अब सेल्फ इंडक्शन में देखें कोई कॉइल हम मूव नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। ट्रांसफार्मर में भी कॉइल रेस्ट पे होती हैं दोनों। एसी जनरेटर है जिसमें हम कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो इसका आंसर यही है जिसमें रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व है, यानी बीटा। 114 में कह रहा है a metal coil and a bar magnet initially placed side by side are being moved to the right with same velocity. Is there any EMF induced in the coil? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इमेजिन करें कि ये दोनों साइड बाय साइड पड़े, यानी सामने आमने सामने पड़े हुए हैं। अब दोनों को दाईं तरफ आप मूव कर रहे हैं। अब दाईं तरफ डायरेक्शन फर्स्ट कर ले, मैं ये ले लेता हूँ, इस तरफ मूव कर रहे हैं दोनों को, लेकिन दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब सिंपल बात है, अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है तो इन दोनों की रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। अगर इनकी रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर इनकी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब है रेट फ्लक्स का चेंज भी नहीं आएगा। और अगर फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा। 115 में कह रहा है 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद द प्राइमरी ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहली बात ये है कि उसने स्टेप अप का वर्ड यूज किया, इसका मतलब है सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और प्राइमरी की कम है, यानी ये जो सेकंड टू वाला फैक्टर है ये सेकेंडरी का है। व्हाट वुड बी द वोल्टेज एट सेकेंडरी? तो एक काम करते हैं, वोल्टेज एट सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट प्राइमरी, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है एन एस ओवर एन पी। अब वी एस की वैल्यू क्या होगी? एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाइड बाई वी। ठीक है, एन एस ओवर एन पी। यहाँ पे उसने स्टेप अप का वर्ड बोला था, इसलिए वन जो है ये प्राइमरी का फैक्टर है और टू सेकेंडरी का फैक्टर है। हम जानते हैं स्टेप अप में सेकेंडरी की वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं और वोल्टेज भी ज्यादा होते हैं। सो टू ऊपर आएगा और वन नीचे आएगा। ये जो वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है? एन पी ओवर एन एस गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एन एस ओवर एन पी। इसी तरह वोल्टेज एट प्राइमरी क्या थी? 12। 12 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 24। अब आप सारे सोच रहे होंगे इसका आंसर 24 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ये क्या लगी हुई है? ये तो बैटरी लगी हुई है, और आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हमेशा ओनली वर्क्स ऑन एसी। ट्रांसफार्मर याद रखें हमेशा एसी पे चलता है। क्लियर? प्राइमरी पे करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना, इसका मतलब है इस वक्त सेकेंडरी पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने ये कैलकुलेशन जो की है, अगर इनपुट पे एसी वोल्टेज होता तो फिर ये कैलकुलेशन ठीक थी, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। 116 में कह रहे हैं टर्न्स रेशियो यानी एनएस ओवर एनपी ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 4:1। अब ये जो 4:1 गिवन है ये एनएस ओवर एनपी ही गिवन है। ठीक है, इफ 20 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी देन व्हाट वुड बी द इनपुट वोल्टेज? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब हमने वीपी फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, वीएस ओवर वीपी का अगर मैं फॉर्म